16. First brilliant zone for monatomic linear lattice lies in the range of, so it's between minus pi by a over pi by a. जब diatomic lattice होगा तो that minus 2 pi by a over 2 pi by a. तो जो हम सॉलिड का अगर आपने स्केड्यूल देखा है तो उसमें जो सिलेक्टेड चीजें होंगी वो इस तरह की होंगी. हम टॉपिक्स है उसकी डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, ना जरूरत है पीपीएससी के लिए, लेकिन हम मेजर पॉइंट्स ब्रिलियंट जोन से क्या मुराद है इस तरह की चीजें उसमें डिस्कस कर रहे होंगे. पेपर में भी इसी तरह की ही आएंगी, तो इसलिए उसको एफएससी के पैरा रखा गया कि वो जो काम है वो भी साथ चलता रहे. Okay, so two gases A and B having same number of molecules are at temperature T. So T1 is 10 C. A is heated at constant volume in some manner we don't know, and B is heated at constant pressure with volume we don't know. But what we know कि जो उसका temperature final है that rises to 20 C. So temperature difference जो अगर है पहले 10 था बाद में 20 है, so वो same है. तो लिहाजा टेम्परेचर डिफरेंस सेम होने की वजह से हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है. सो हमारा इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए सेम होगा. अगर ये आंसर टेम्परेचर डिफरेंस का डिफरेंट होता तो हम फिर जाहिर बात इसको किसी और तरह से देखते, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक के सेंस में, लेकिन हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं और मोस्टली पीपीएससी के क्वेश्चन में जाने की जरूरत होगी भी नहीं. द लेंथियर द स्टेटमेंट द शॉर्टेस्ट विल बी द आंसर. सो जिसकी स्टेटमेंट 4 से 5 लाइनों में है, मुमकिन है उसका आंसर कभी भी सोल्व करने से नहीं आ रहा होगा. देयर सम हिडन ट्रिक, कांस्टेंट वेलोसिटी की ट्रिक हो सकती है, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन बर्नौली वाला करते हैं उसकी ट्रिक हो सकती है. सो दे विल बी सम ट्रिक. Okay, so which multivibrator is best for counting application? So it's bistable. ये मेरे लिए भी जस्ट अ क्रैमिंग स्टफ है, क्योंकि इस जैसी चीजें जो हैं बाइस्टेबल, एस्टेबल, मोनोस्टेबल, ये आपको थोड़ा इंट्यूटिवली याद रखना पड़ेगा कि ये चीजें किस तरह, इसकी एप्लीकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है फिजिक्स, वो इतनी पीपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मल्टी वाइब्रेटर पे एक क्वेश्चन लाजमी आता है सर पीपीएससी. इसका थोड़ा सा सर बता दें, एस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल का. ये हम डिस्कस करेंगे. इसके बेसिकली स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि आप इसको बनाते कैसे हैं, जो इसमें अरेंजमेंट है कैपेसिटर्स की और बाकी. तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये लाजमी डिस्कशन होगी इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन लाजमी इस पे आना है. अभी जैसा मेकिंग टाइम इन अ वे कि हम 40 मिनट में से कर लें. ओके, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस इज अ मेजर ऑफ एनर्जी लॉस पर साइकिल, कि एक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान कितनी एनर्जी लॉस होती है, ये आप बेसिकली आपको हिस्टेरेसिस लॉस बताता है. द मोर द हिस्टेरेसिस लॉस, इट्स मीन द मोर द एनर्जी लॉस और मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल. ओके, सो इन हाइजेनबर्ग पिक्चर द ऑपरेटर्स आर, इसको याद रखने का जो एक इजीएस्ट वे है कि वो है कि हम जो आम इक्वेशन पढ़ते हैं, एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच पार्शियल साई बाय पार्शियल टी. एच साई इज इक्वल टू, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बेसिकली फोर्थ पास्टुलेट में हम इसे डिस्कस करेंगे ऑन फ्राइडे. तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन आप देख सकते हैं इसका टाइम डेरिवेटिव है. तो ये श्रोडिंगर पिक्चर में, ये मैं श्रोडिंगर पिक्चर की बात कर रहा हूँ, इसमें वेव फंक्शन पे टाइम डिपेंडेंसी है, ऑपरेटर पे नहीं होगी. सो इन श्रोडिंगर पिक्चर वेव फंक्शन इज टाइम डिपेंडेंट बट ऑपरेटर इज नॉट. अब हाइजेनबर्ग पिक्चर उसका रिवर्स है. हाइजेनबर्ग पिक्चर में वेव फंक्शन पे टाइम डिपेंडेंसी नहीं होगी लेकिन ऑपरेटर पे होगी. सो लिहाजा इसका आंसर होगा टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट. इसका एक थर्ड है, दैट्स डिराक पिक्चर, उसमें दोनों मौजूद होंगे, दोनों टाइम डिपेंडेंट होंगे. इन मैक्सवेल रैम्बो बेसिकली जो हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखते हैं उसको मैक्सवेल रैम्बो भी कहा जाता है, जिसमें एक साइड पे रेडियो वेव्स हैं और एक साइड पे आपके पास गैमा रेज हैं. और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स की तरफ वेवलेंथ ज्यादा है और गैमा रेज की तरफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंफ्रारेड, अब हमारा जो स्पेक्ट्रम है जो विजिबल है उसकी एक साइड पे ब्लू है और ब्लू ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे होगा. वायलेट, अगर मैं उसे रिगरसली कहूँ, इस साइड पे रेड है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है. आंसर शेयर कर दें, मैं आंसर भी शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ की भी ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी आफ्टर द डिस्कशन.
सो वो आप वहीं से एग्जैक्टली नोट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज मिस है तो। सो पूछा ये गया कि जो रेड के साथ रीजन है दैट्स नोन एज इंफ्रारेड, और जो वॉयलेट के साथ रीजन होता है दैट्स नोन एज अल्ट्रा वायलेट। तो क्वेश्चन ये है कि जो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज्यादा है, तो वो जारी बात है इस रेंज में आप देख लें कि वो रेडियो वेव्स से सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे कम है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ उससे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, सो इट्स आंसर इज रेडियो वेव्स। Okay, so aorta and minus aorta, this is only general knowledge question in whole paper. It's not from physics, one can say. और general knowledge question इसलिए नहीं दिया गया था ताकि cheat, it doesn't mean कि आप सारे cheat करते, लेकिन उसमें ये था कि general knowledge question हम usually answer दे नहीं सकते फिजिक्स के। कुछ लोग होते हैं जिनकी general knowledge strong होती है लेकिन usually नहीं, so वो 20 question पे Google searching बहुत होनी थी। So just to make sure कि वो Google searching अगर कोई करे तो फिजिक्स पे करे, जनरल नॉलेज पे ना करे, इसलिए वो रखा नहीं गया था। सिर्फ एक क्वेश्चन था, इट्स माय सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन लॉन्ग टाइम बैक। सो अयोटा और माइनस अयोटा वैसे तो आपको एडिटिव इनवर्स नजर आ रहे हैं बाय इंट्यूशन, लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, और बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 into 1 over 5 is 1, तो इसलिए वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो अयोटा एंड माइनस अयोटा हैव अ स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टी कि ये एडिटिव इनवर्स भी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। इसके अलावा कोई भी मैथ में ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेम रखते हैं। सो ओके, बोथ ए एंड बी। The polynomial associated with harmonic oscillator are Hermite polynomial. Hermite polynomial जो हैं हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये ऊपर वाले यूज होते हैं जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, कि उसका जो आपकी वेव फंक्शन बनता है उस वेव फंक्शन को आप किस अंदाज में लिखते हैं, दैट इज बेसिकली इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिनोमियल्स। Okay, select the correct statement out of the following. Earth is taken to be zero potential, we know why, because earth is a good conductor, earth जो है वो सबसे बड़ा कंडक्टर है, सो लिहाजा उस पर हम जीरो पोटेंशियल लेते हैं, जिसको हम ग्राउंड, अगर आप डायग्राम याद करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो हम ग्राउंडेड का जो बनाते हैं वो बेसिकली इस चीज की बात हो रही है। ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब ट्रांजिस्टर है उसको आप किस तरह यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर को हम दो तरह यूज करते हैं, एक है नॉर्मल ऑपरेशन आल्सो नोन एज एन एम्पलीफिकेशन, एक है स्विचिंग ऑपरेशन जिसमें हम इसको सैचुरेशन रीजन में लेके जाते हैं और कट ऑफ रीजन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बात दोनों फॉरवर्ड बाइस की है, तो इट्स मीन कि ये सैचुरेशन रीजन में है और ये क्लोज स्विच के तौर पे काम होगा, यानी ये सिर्फ स्विच के तौर पे काम करेगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब की है लॉजिक गेट्स की विद ट्रांजिस्टर तो उसमें हम यही काम कर रहे होते हैं। अगर दोनों रिवर्स बाइस होंगे तो वो कट ऑफ रीजन में होगा और वो एज अ क्लोज स्विच यूज करेगा। और अगर नॉर्मल ऑपरेशन की बात करें तो एक आपका फॉरवर्ड बाइस होता है, एक रिवर्स बाइस होता है, और उससे फिर हम एम्पलीफिकेशन करवाते हैं। Suppose value of gas in cylinder is 3 centimeter per cube. If the piston is kept fixed and gas is heated from this temperature to this temperature, what is the work done? वैसे तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है W is equal to P into del V, और इसका कोई रिलेशन आप टेम्परेचर के साथ ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या क्या आ गया कि इसका जो पिस्टन है वो फिक्स रखा गया। पिस्टन फिक्स रखने का मकसद है कि वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा, सो इट्स मीन वर्क डन इज जीरो विच इज हिडन इन नन ऑफ दीज। तो आपको इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसे आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल वर्क। वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0C which makes 273.16 K। अगर आप उसे केल्विन टेम्परेचर में लेके जाएंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल जो टेम्परेचर है यानी 0C जिसे हम कहते हैं वो होता है, it is not 0K, it's not absolute K। A body on the end of a spring is pulled to a position XA and released, through what total displacement does it travel? तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि वो उसी पोजीशन पे है, डिस्टेंस 4a होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा विच इज हिडन इन नन ऑफ दीज। सो ये अगेन क्वेश्चन स्टेटमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज आंसर। इफ n is equal to 2 what are the possible values of spin quantum number? अब देखें n से आपने l ml नहीं निकालना क्योंकि आपको सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर्स का कहा गया है, और स्पिन क्वांटम नंबर्स हम -1/2 और +1/2 होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स। सो
C is the answer for this. अगर आपको वैसे कहा जाता कि L निकाल लें या ML तो फिर आप उसे सॉल्व कर सकते थे by the formulas of principal quantum number. A diode characteristic curve is a plot of करंट एंड वोल्टेज, जिसमें हम देखते हैं कि किस वोल्टेज पे कितना करंट है। बेस मीटर वोल्टेज से 0.7 या 0.3 से पहले कोई करंट नहीं है, और रिवर्स करंट एंड ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दिस वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक का। फेस इन्वर्जन इज पॉसिबल, ये एक अच्छा कंपैरेटिव क्वेश्चन है कि अगर आप तमाम तरह की इस तरह का टेबल बनाने की भी कोशिश करें कि ये जो 3 कॉन्फ़िगरेशन है इसमें पूछा यही जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस के किस में एम्पलीफिकेशन रेस्पो ज़्यादा होती है, किस में फेस इन्वर्जन होती है, किस में नहीं होती, किसकी क्या एप्लीकेशन है जो कि बाकियों की नहीं है। इसलिए तो हम डिफरेंट यूज करते हैं ना, अगर सेम एप्लीकेशन होती तो हम व्हाई वी बोदर फॉर द 3 कॉन्फ़िगरेशंस। सो कॉमन एमीटर में सिर्फ फेस इन्वर्जन होती है, बाकी दोनों में दूसरी एप्लीकेशन है, लेकिन फेस इन्वर्जन नहीं वो देता आपको, सेम फेस पे वो आपको आउटपुट वेव देगा, आउटपुट सिग्नल। स्लोप ऑफ अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आपके पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आपके पास ओके, सो एक ग्राफ है आपके, इस पर डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, तो इसकी स्लोप आपने निकालनी है। तो स्लोप इसकी होगी एफ ओवर डी, which is not the formula for work done, neither is formula for energy. So it's a formula for K. K is equal to F over X or D, which is सरफेस टेंशन का भी होगा, सरफेस टेंशन का भी है। okay, surface tension का भी है, force over distance. Okay, I can check it. Okay, the lift is moving from the ground to the third floor. इस पे भी कुछ ने क्लेम किया कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट रॉन्ग है या क्वेश्चन रॉन्ग है, की रॉन्ग है मे बी, सो जस्ट वी कैन डिस्कस इट। ये रॉन्ग नहीं है, इसमें जस्ट कहा गया कि आपने तब बताना है जब वो स्टॉप करने लगा हो। तो अगर किसी ने लिफ्ट का सफर किया है तो जब लिफ्ट अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचने लगती है तो वो रुक जाती है, यानी डेसरेट करती है और फिर रुकती है। सो डेसरेशन में अगर आप फॉर्मूला लगाएं टी माइनस डब्ल्यू वाला इज इक्वल टू एम ए, तो इधर ही बेसिकली टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू आता है ना, लेकिन अब एम ए नहीं है, अब क्योंकि डेसरेशन है तो इस नेगेटिव एक्सलेरेशन, तो ये आपका फॉर्मूला बेसिकली W माइनस टी इज इक्वल टू एम में बन जाएगा। सो दैट वाई इज टी लेस देन W। इसी तरह जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो आपका T लेस देन W है, लेकिन जब वो रुकने लगी होगी जस्ट बिफोर द डेस्टिनेशन, वेरी लास्ट मोमेंट्स डेसरेशन के दौरान, तो तब क्या होगा, अगेन वो रिवर्स हो जाएगा एंड दैट विल बी T इज ग्रेटर देन W। सो लिहाजा इस चीज़ को आपने, हमारी बुक FSC में इसको अकॉर्डिंगली डिस्कशन नहीं है, लेकिन उसको हम पेपर में वो पूछ सकते हैं, वो पूछ सकता है पेपर बनाने वाला। सो एयर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड। ये अभी क्वेश्चन हम आगे भी करने लगे हैं, जिसमें हम ये कहा गया था कि अगर ब्लड प्रेशर हाथ की बजाय अगर हम लेग से लें तो एयर प्रेशर क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन की बेस पे कि अगर हाइट कम होने से एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अगर आप उससे लेग वाली साइड से ले रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कम है, तो उसका प्रेशर आपको आम प्रेशर से, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा मिले। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मैंने दे दिया। द डायमेंशन ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर, तो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर का मतलब है रिवर्स 1/L। तो आपकी उसकी डायमेंशन जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल लेटेस्ट रिवर्स है तो उसकी स्लोप भी रिवर्स होगी 1/L। The force of gravity above the earth's surface is proportional to this and the proportion inside the earth is proportional to। तो ये BSc की बुक्स में प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाती है कि हमें पता है G is proportional to 1/r²। ये है अर्थ की सरफेस से जब आप ऊपर जाएंगे, और इस फॉर्मूले में अगर आप ये लगाएं कि अर्थ के सेंटर पे G क्या होगी तो R0 पुट करें तो ये आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, आंसर 0 आता है। सो लिहाजा वो इसी वजह से कि अगर आप इस फॉर्मूले को सोल्व करें G इज इक्वल टू GM/r², और जब हम अर्थ के सेंटर से ऊपर सरफेस की तरफ आते हैं तो कोर है, तो उसमें हम
डेंसिटी को ले सकते हैं, मास को नहीं ले सकते बिकॉज इट वेरीज। जब आप solve करेंगे दूता माता दूता इसको आप सोल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r स्क्वायर r क्यूब से कट जाएगा, सो यू विल लेफ्ट विद g प्रोपोर्शनल टू r। तो इसी वजह से अर्थ के सेंटर पे r इज इक्वल टू 0 पे g 0 होता है। सो मतलब अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस पे आएंगे तो आपका लीनियर इंक्रीज होगा, जब अर्थ की सरफेस से आप माउंट एवरेस्ट यानी ऊपर जाएंगे तो वो फिर इन्वर्स होगा। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट पे जी की वैल्यू 9.77 है, हम सी लेवल पे 9.81 लेते हैं। तो हम जो आप स्केड्यूल है उसमें एक टॉपिक मैंने ग्रेविटी का रखा है, तो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। इक्वेटर पे, पोल्स पे इस चीज़ को भी डिस्कस किया जा सकता है कि वहाँ पे ग्रेविटी किस तरह वेरी करती है। द फ्रिंज स्पेसिंग इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। तो ये फॉर्मूला अगर सिर्फ आपको याद है डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, तो इससे मेरे ख्याल से कम 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, और सिर्फ फॉर्मूला याद है तो 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर है कि कौन सा फिजिकल पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द फ्री स्पेसिंग इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग ये हमने बढ़ाना है, उसके लिए कि वेवलेंथ बढ़ाएं, लेंथ बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट बढ़ाएं और डी को कम कर दें। तो इधर डिक्रीजिंग की बात हो रही है, सो डिक्रीजिंग फिर क्या आएगा आपके पास, सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंटिन्यू। Okay, I'm back. So which part of the transistor is heavily doped? तो इट्स एमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो है साइज किसका सबसे बड़ा होता है, सो दैट्स कलेक्टर। तो ये कंपैरिजन जो है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। The formula to calculate the moment of inertia of the bodies of which part is the same, so it's disk and solid cylinder। बाकी इसमें थोड़ा सा आप ये जरूर नोट डाउन कीजिए अपने पास कि अगर आप हुप के क्रॉस ले रहे हैं और सेंटर ऑफ द हुप ले रहे हैं तो वो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, एंड दैट बिकम्स आई थिंक सेम एज द डिस्क। सो इस पे थोड़ी सी आप जो 6-7 फेमस बॉडीज हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट रखें फॉर द पीपीएससी, कोई भी वो पूछ सकता है। A 100-watt electric bulb lights for 30 minutes daily if the cost of electricity is 10 rupees per minute। ये आजकल के हालात में कुछ लोग काफी कैलकुलेट कर रहे होंगे। Find the total cost for a month of 30 days। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, W या E इज इक्वल टू P इंटू डी, पावर का जो फॉर्मूला होता है। तो पावर आपके पास 100 वोट है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिनट से, ज़ाहिर बात आपको पता है टाइम सेकंड में होता है ऐसा यूनिट्स में, तो इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर। और इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोवाट पर आवर में। सो लिहाजा पावर आप आइडियली गुड है कि आप किलोवाट में लें, सो इट्स विल बी 0.1, और टाइम आप ले लें आवर्स में, तो दैट विल बी 1/2। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन किलोवाट पर आवर। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आई थिंक 2 5 10 150 एंड 15, सो इट विल बी 15। तो 15 रुपीज बिल आएगा, जो कि खैर
यानी ये जस्ट ये कि अगर एक खास आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस का सिर्फ चेक करना है तो आप देख सकते हैं, जो बाकी सारे अप्लायंसेस का मिल के वो एक बिल जो है हमारे घरों में आता है। तो मेन थिंग इज जो किलो वाट आवर है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब आया आप नोट कर सकते हैं, उसके जो हेडर पे लिखा होता है कि किलो वाट आवर, तो यूनिट किलो वाट आवर इज बेसिकली 1 यूनिट इन आवर layman language of electricity, one can say. So when two bodies of equal magnitude making an angle of 180 degree close, ये आपने बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला है, हम जब वो चैप्टर डिस्कशन में जाएंगे मैं दोबारा भी इसे मेंशन कर दूंगा। तो इट्स अ वेरी जनरल फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ में बी ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab cos theta. So it's a general formula to determine any sort of magnitude for any sort of angle. किसी भी एंगल के लिए और किसी भी मैग्नीट्यूड के लिए आप ये फॉर्मूला लगा के रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसी की स्पेशल टाइप होती हैं जिसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम, जी मैं उसके बारे में बताने लगा। एहसन भाई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना, वो असल में ऐसा है कि हाँ जिस सॉरी वक्त जी हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 10 तब दरमियान में नेगेटिव आता जी है। जी, वो बेसिकली हमने 180 का लिया हुआ इसलिए वो मैंने बोला। तो इस 2ab, तो इसमें मैक्सिमम के लिए आर ए प्लस बी है और मिनिमम के लिए आर ए माइनस बी है, और मिनिमम होता है 180 डिग्री पे, मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, जो कि मैं ऊपर वो मिस्टेक कर रहा था। तो 180 डिग्री के लिए ए माइनस बी है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ए माइनस ए विल बी 0। तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप इसे 0 लगा सकते हैं, विच इज नन ऑफ दिस। बाकी ये फॉर्मूला आप जरूर जेन में रख सकते हैं, होपफुली जो भी कैलकुलेशन आएगी वो इजी टू सोल्व होगी विदाउट कैलकुलेटर। एंगल कोई 30 45 60 डिग्री हो सकता है, तो वहां से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। NTC mean negative temperature coefficient. Negative temperature coefficient materials are those materials for which temperature and resistance works oppositely, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जी जी सॉरी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये जो प्रीवियसली आपने बताया इसमें एंगल कभी भी 180 से ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जिस वक्त भी दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल लिया जाएगा तो वो हमेशा दो वेक्टर्स के या हेड या टेल के दरमियान में होगा, या हेड और टेल के दरमियान में कभी भी नहीं होगा, यहाँ दो हेड या दो टेल, और वो एंगल हमेशा 180 से लेस ही होता है। अगर 180 से ग्रेटर करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन से एंगल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये कंफर्म कीजिए जो आपने फॉर्मूला बताया सभी दोस्त के लिए, मैं एक छोटा सा मैं जी कहना जी चाह रहा था बिल्कुल, कि इसे यानी कि इसे एंगल शुड 0 बी से लेस देन 180, 180। ठीक है, इसे आप यानी उसकी जी डोमेन थैंक यू। ऐड कर सकते हैं कि वे थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। सो बाकी जो एंगल्स हमें दिए जाएंगे वो जाहिर बात है वही होंगे जो यूजुअली स्टूडेंट्स को याद होते हैं, 0 30 45 60 90 180 120, क्योंकि कोस 120 -1/2 होता है। एफएससी में प्रॉब्लम भी है कि दो वेक्टर्स अगर सेम है और उनकी उनका रिजल्टेंट भी वही मैग्नीट्यूड का आ जाए तो एंगल क्या होगा, सो 120 डिग्री। सो ये क्योंकि कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं है, तो थैंक्स फॉर द एडिंग। Okay, NTC mean negative temperature coefficient materials for which resistance and temperature are inversely proportional. Usually semiconductors are NTC. पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सुपर सेमीकंडक्टर्स भी मौजूद होते हैं, नॉट ओनली ऑलवेज, यानी इसमें पूछ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर ऑलवेज एनटीसीज, सो इट्स नॉट। ऑलवेज का वर्ड जब भी आए तो मोस्टली केसेस में उसको आपने बड़े ध्यान से करना। द वेट ऑफ द बॉडी, अभी हमने कहा कि सेंटर ऑफ अर्थ पे G 0 है, सो W इज इक्वल टू mg के मुताबिक वेट भी 0 होगा, सो इट्स B 0। ये PPSC 2020 का क्वेश्चन है, मेरे पेपर में ये फर्स्ट पे था, एंड इट सॉर्ट ऑफ ये पता नहीं क्या है, लेकिन आफ्टर अ सेकंड जब मैंने इसे रीड आउट कर लिया प्रॉपर्ली तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं कर। सो 2 हीलियम बालून्स हैं, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, उसके दरमियान डिस्टेंस है, इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन थी, और उसमें आप ओपनिंग से बलून को हवा प्रोवाइड कर रहे हैं। बलून्स पे क्या होगा, इट सीम्स कि आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन करनी है, लेकिन आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल प्रॉब्लम जस्ट लाइक एफएससी के 2 बोट्स हैं और वो पानी में फ्लो कर रही हैं, तो बताएं बोट्स क्या करेंगी, रिपेल करेंगी या ट्रैक करेंगी। तो हमें पता है वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, तो सेम लाइक 2 बोट्स, these 2 balloons will play the same role.
so they will attract each other, they will move towards each other. The stacking sequence for FCC, तो ये stacking sequence आप जरूर जेन में रखिएगा FCC के लिए और hexagonal HCP के लिए. So इसके लिए ABC है, उसके लिए AB होता है, तो ABCD Z तक तो बिल्कुल नहीं होगा. तो ये ऐसी चीजें जारी बात है हम नोट डाउन कर रहे होंगे जब हम से वीक टेस्ट के बिफोर जो डिस्कशन है उसमें मैं आपको ये नोट डाउन करवा दिया करूंगा. The colors appear in the crystal due to point effect. पॉइंट इफेक्ट की वजह से, और उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम इम्परफेक्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे थोरोली. तो इधर से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, यानी जैसे मैंने दिया मोस्ट प्रोबेबली पीपीएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं एमएससी और बीएस लेवल के. वेरी बेसिक सिंपल, यानी वो आपको डेप्थ में लेके नहीं जाएगा, किसी भी तरह की कैलकुलेशन में नहीं लेके जाएगा. बीएससी एमएस में एफएससी में ले जा सकता है लेकिन उसमें नहीं लेके जाएगा. तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी कन्फाइन तैयारी रखें, क्योंकि उसकी जितनी कन्फाइन और प्रिसाइज तैयारी होगी उतने आपके मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है. आप कभी भी कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता. यानी हम बुक्स ही काउंट करें अगर जो ब्रांचेज है फिजिक्स की, तो आई थिंक वो 20+ हो जाएंगी जो पढ़ाई जाती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एमएससी लेवल पे. तो उतना कोई भी नहीं कर सकता. तो उसमें उसे प्रिसाइज रखें. इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सॉलिड से इस दफ़ा 3 MCQs आए, तीनों पहले चैप्टर से थे. सो यूजुअली पहला चैप्टर या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसमें से. Which of the following waves cannot be polarized? हमें पता है साउंड वेव पोलराइज नहीं हो सकती, तो इसमें से सिर्फ अल्ट्रासाउंड जो है साउंड वेव्स हैं. इसके अलावा इंफ्रासोनिक होती है, इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है. सो दे आर द साउंड. बाकी जो है वो EM रेडिएशन है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. जो आपके पास लेंजिस लॉ है वो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है. ये पीपीएससी का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया. वी नो द फॉर्मूला फॉर टर्न रेशियो. अब देखेंगे 4 लाइन स्टेटमेंट है. सो एज आई सेड बिफोर, ये क्वेश्चन सर शहजाद ने ऐड करवाया इस पेपर में. सर शहजाद के साथ आपकी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रहेगी, इज पार्ट ऑफ टीम. तो क्वेश्चन बहुत लेंथी है और इसमें आप मोस्ट प्रोबेबली सोल्यूशन भी स्टार्ट कर देंगे. लेकिन अगर आप सिर्फ ये नोट कर लें कि इसमें हम यूपीएस पे बात करें और यूपीएस जो है हमें डीसी देता है, तो डीसी के साथ ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता. सो इट्स हैज टू बी नन ऑफ दिस. तो longer the statement the simpler will be the answer. तो ये चीज आप जरूर ज़हन में रखें जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नजर आए. सो ये हम क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कफ लेग पे प्रेशर मेजर करेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन इट्स आर्म. ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का. A capacitor is said to be fully charged when the supply voltage is equal to capacitor voltage. सिंपल यानी इसकी तारीफ है. ओके सो ये एक सेल्फ मेड क्वेश्चन था कि अगर आपने पीपीएससी लेक्चरर बनना है और उसको अगर हम गेट्स की ज़बान में पढ़ें, और ज़ाहिर बात है हम टेस्ट और इंटरव्यू के 2 इनपुट्स ले सकते हैं, तो पीपीएससी में सेलेक्ट होना किसी के लिए किस गेट की तरह काम करेगा. सो इस एंड गेट कि अगर इंटरव्यू क्लियर होगा और टेस्ट क्लियर होगा तो फिर ही आप पीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं. अगर उन दोनों में से कोई एक भी चीज़ रह जाती है तो यू विल नॉट बी एबल टू बी अ लेक्चरर इन दैट अटेम्प्ट. यू कैन बी इन नेक्स्ट अटेम्प्ट एज वेल. तो वो एंड गेट की तरह बिहेव कर. एंड गेट भी सिर्फ तब आउटपुट 1 देता है, हाई आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट उसकी हाई. यस. ओके. कंसीडर स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस. तो हमें पता है कि स्टेरेडियन की तारीफ क्या होती है कि इट्स एरिया ओवर आर स्क्वायर. तो ये डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ 10 हो जाएगा. तो आप 300 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स विल बी सॉरी 300 को आप 10 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3 स्टेरेडियन. ये अभी इस फॉर्मूले का भी हम दोबारा भी यूज करेंगे किसी और क्वेश्चन में. सो कीप इट इन माइंड. अ फोटोसेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हिज नेम सजेस्ट. सो इसका आंसर इज ए. मैस इज अ प्रॉपर्टी. अब इसमें 2 चीजें हैं, ग्रेविटेशनल मैस और इनर्शियल मैस. ये जनरल रिलेटिविटी में जब हम पास्टुलेट्स पढ़ते हैं तो इन 2 चीज़ों का नाम तब वहाँ पे कोड किया जाता है. लेकिन यहाँ पे पीपीएससी के लिहाज से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वी जस्ट नो कि वो मैसेज है. तो जो 2 मैसेज को डिवाइड करेंगे सेम लाइक डायमेंशनल एनालिसिस के डायमेंशन की बात करें तो रेशो आपके पास 1:1 नहीं आएगी. उसके फॉर्मूले में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. An aircraft is flying straight and level with constant velocity relative to the ground. What is the resultant force acting on the aircraft? तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है that is constant velocity. Constant velocity का मतलब acceleration 0. So sigma f is equal to ma, sigma f is equal to 0. The body is in equilibrium. So the
आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0। सो ये क्वेश्चन था जिसमें कुछ क्लेम हुए कि सर क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। सो ये रॉन्ग नहीं है, जस्ट मैंने जो वी नोट आई नोट नहीं लिख सकता था इस ऐप पे, तो मैंने फिर उसको मेंशन कर दिया कि वी पीक वोल्टेज और आई पीक वो करंट है। तो जो आपका फॉर्मूला होता है, जो कि हम ये वाला फॉर्मूला बेसिकली बुक्स में पढ़ते हैं, सो इट्स फॉर द आरएमएस। तो मैंने उस आरएमएस को पीक में कन्वर्ट करवाया, तो दैट बिकम्स 1/2 VI cos थीटा। तो अगेन एज आई सेड बिफोर, क्वेश्चन स्टेटमेंट पे फोकस जरूर करें, क्योंकि शायद इसी वजह से होता है कि पेपर जब हमारा अच्छा हो और हम कहते हैं कि इस दफा तो पीपीएससी क्लियर है, लेकिन होता नहीं है, तो शायद इस जैसे कुछ क्वेश्चंस में हम गलत कर चुके होते हैं। तो जब वहाँ पे नर्व्स भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, एक इमोशंस बहुत चल रहे होते हैं, एक फियर फैक्टर शायद होता है, तो मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में समझने में, लेकिन ट्राई करें कि वो कम से कम हो। द कॉपर का स्ट्रक्चर एफसीसी है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो कि फेमस हैं। जब सारे तो याद नहीं किए जा सकते पूरे पीरियोडिक टेबल के, लेकिन कुछ जो फेमस है वो हम रिकॉल कर सकते हैं। A vector is A multiplied by dimension scalar. The resultant vector C will be from the third page of FSC chapter 2. कि जब आप एक वेक्टर को एक डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो रिजल्टेंट डायमेंशन है वो A क्रॉस B होगी। जब आप एक वेक्टर को डायमेंशन लेस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशन A की ही रहेगी। तो यहाँ पे डायमेंशनल है, सो इट्स A क्रॉस B। मोमेंटम की उसने एग्जांपल दी हुई है बुक में। A virtual image produced by convex lens when an object is placed between f and the lens। ये चार तरह की पोजीशन होती है। 2f पे तो उधर f पे होगा, f पे है तो कुछ भी नहीं होगा, f और 2f है तो उधर भी f और 2f होगा, और f और लेंस के दरमियान है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और यही मैग्निफिकेशन के लिए जब हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो यही प्रोसेस वहाँ पे हो रहा होता है। द EMF इज व्हेन नो करंट। तो वोल्टेज और EMF में यही फर्क है कि EMF कभी भी जीरो नहीं होता, वोल्टेज हो सकता है। EMF अगर एक बाजार से आप सेल खरीदते हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी वैल्यू लिखी हुई है दैट्स EMF। जब उसको आप सर्किट में लगाएंगे तो दैट विल बी पोटेंशियल वोल्टेज। तो EMF कभी भी जीरो नहीं होता, इट्स नॉन जीरो। इलास्टिक क्वांटा जो आपको पता है फोनोन्स हैं। स्केलर रैंक 0 का टेंसर है, इट्स फ्रॉम MMP। वेक्टर रैंक 1 का टेंसर होता है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज अ पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर आप इसको मजीद स्पेसिफिकली देखें, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है 1 0 0 1, अब इसका आंसर है मैट्रिक्स, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू बी स्पेसिफिक। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी पोजीशन वेक्टर भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करें तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा विल बी 1। सो अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। सो ये यूनिट वेक्टर है स्पेसिफिकली। सो इट्स बेटर आंसर कि आप इससे यूनिट वेक्टर ही लगाएं और यही एक्सेप्टेड होगा। द नंबर ऑफ एलईडीज, ये एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप कहीं भी कैलकुलेटर है, वॉच है, तो उसके अगर आप बैकग्राउंड पे देखें तो 7 एलईडीज लगी होती हैं, और 7 एलईडीज मिलके 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 बनाते हैं, डिपेंड अपॉन कि कौन सी एलईडी ऑन है कौन सी ऑफ है। ओके, फ्री फॉलिंग बॉडी हैविंग मास 10 kg विद वेलोसिटी दिस हिट्स ग्राउंड एंड रीबाउंड्स, यानी इस तरह वो नीचे आई है और फिर उसके बाद रीबाउंड किया। तो ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस हो जाएगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी एफएससी की बुक के अकॉर्डिंग, कि आप जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव लेते हैं और जो बाद में जो कुछ भी होगा वो माइनस हो जाएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। सो इसको अगर आप मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 60, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 80, 10 × 8 और ये हो जाएगा 60। और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो -60 × -80, सो दैट्स विल बी -140। बाकी मुमकिन है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये डायरेक्शन बाद औक़ात हम आर्बिट्रेरी भी ले सकते हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो दैट विल बी 140 टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर वो आपको इस तरह माइनस प्लस की सेंस में दे तो फिर यही है कि हम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, ये एफएससी की बुक में लिखा हुआ है न्यूटन लॉज के ऊपर, और बाद में जो है वो नेगेटिव लिया जाता है, बट सम टाइम इट्स आर्बिट्रेरी। ओके, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन इज डिफरेंस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन देती है। तो इस पे क्वेश्चन ये किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है। सो इसका आंसर सिर्फ ए है, डी नहीं है।
इफ द डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज माइका, अगर आपका डायलैक्ट्रिक जो है वो कोई डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट रखता है अदर देन 1, तो फिर आपका जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q/V वो एक्शन में आ जाता है, क्योंकि पोलराइजेशन हो रही होती है और पोलराइजेशन की बेस पे आपके चार्जेस तो सेम रहेंगे, क्योंकि पोलराइजेशन जब होती है चार्जेस कहीं भी नहीं जाते, वो सिर्फ अपने आप को रीअलाइन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वो डबल हुआ है तो वो हाफ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो आगे आएगा, उसमें एयर है, यानी उसमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर चार्जेस आपके उसके अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, वेरी फेमस। मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन आई गिव एन इंटरव्यू। तो इसके कोई तरह से बयान किया जा सकता है मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली। चेरेनकोव रेडिएशन, ये भी 2022 का क्वेश्चन है कि चेरेनकोव रेडिएशन क्या है। ये बेसिकली रेडिएशन है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो सकती है लेकिन मीडिया के अंदर, और यो मीडिया बेसिकली डायलैक्ट्रिक मीडिया होता है। सो इसका आंसर बी है। ओके, आई ट्राइड के इसे कंप्लीट किया जा सके, लेकिन आई थिंक अभी हमें एक दफ़ा और ज्वाइन करना पड़ेगा।